today is cattle, horses and chariots. बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 जो हमारा हिस्ट्री का है, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, उसी चैप्टर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमने टॉपिक तैयार किया है आज कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कैटल मतलब जो गाय, भैंस, पशु जो हम रखते हैं, दूध देने वाले जो पशु हैं, वो सभी कैटल्स में आते हैं। हॉर्सेस यानी कि घोड़े और चैरियट्स यानी कि रथ। तो इस टॉपिक को क्यों पढ़ा जा रहा है और इसमें क्या खास बातें लिखी हुई हैं, आइए उसे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा। हमने इसके प्रीवियस क्लास में वेदास के बारे में पढ़ा है और सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद को माना गया है। तो ऋग्वेद में एक्चुअली लिखा क्या गया है, उसमें ऐसी खूब सारी प्रार्थनाएं है ना, कीर्तन, भजन या कहानियां, ऋषि मुनियों के आपस में बातचीत करते हुए जो डायलॉग्स हैं वो लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ ऐसी खूब सारी प्रार्थनाएं भी लिखी हुई हैं। अब बच्चों आपको मैंने ये भी पढ़ाया कि वह लोग खूब सारे देवी देवताओं की पूजा, आराधना या प्रार्थना किया करते थे, जिसमें से प्रमुख होते थे गॉड ऑफ अग्नि यानी कि फायर, गॉड ऑफ वॉर यानी कि इंद्र और सोम। ये तीन प्रमुख देवता जिनकी पूजा की जाती है। अब इन जनरल बेटा हम भगवान से पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो बदले में उनसे क्या चीज चाहते हैं, यानी कि कुछ हमें उनसे विश मांगते हैं हम, यानी कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं तो हम ये विश मांगते हैं कि हे प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। तो उसी बात को लेकर यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कि उन प्रार्थनाओं में वो लोग क्या मांगते थे ईश्वर से, यानी कि क्या वैल्यूएबल चीज की वो डिमांड करते थे। तो उसके लिए कहा गया है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं उसमें वो लोग ईश्वर से यानी कि भगवान से ये डिमांड करते थे कि वो ईश्वर खुश होकर उन्हें खूब अच्छे कैटल्स प्रोवाइड करें। अब कैटल्स की डिमांड ही क्यों कैटल्स मांगे गए, क्योंकि जैसे आज के समय में हम किसी को भी धनवान है या अमीर है या गरीब है, ये किस बात से जजमेंट लेते हैं कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसकी बैंक में कितने रुपए, अकाउंट में कितने रुपए रखे हुए हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मकान है, कितनी गाड़ियां हैं, ये उसकी वेल्थ है। तो उस समय पर कैटल्स को वेल्थ माना जाता था बच्चों। जो मवेशी होते थे उन्हें वेल्थ का दर्जा दिया जाता था, इसलिए जिसके पास सबसे ज्यादा कैटल्स उसे उतना ही अमीर समझा जाता। इसलिए वो लोग अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से ज्यादा कैटल्स उन्हें मिले, ऐसी वो प्रार्थना करते थे। सेकंड, प्रार्थनाएं हॉर्सेस के लिए होती थी। अब हॉर्सेस कैटल्स भी तो आते नहीं है, वो दुधारू पशु भी नहीं है, यानी कि दूध देने वाले पशु भी नहीं है, तो उनका क्या फायदा है बेटा। हॉर्सेस को रथ में इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि एज ए घोड़ा गाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आपने एंशिएंट माइथोलॉजिकल सीरियल्स अभी देखे होंगे, रामायण या महाभारत वगैरह, या पहले भी देखे होंगे, तो उसमें रथ वगैरह पे सवार होकर वो लोग युद्ध वगैरह पे जाया करते थे या एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। दैट्स व्हाई दे प्रेयर फॉर हॉर्सेस, कि उन्हें अच्छे घोड़े मिले जिनका वह इस्तेमाल एज ए ट्रांसपोर्टेशन और साथ साथ रथ में भी कर सके ताकि उन्हें बैटल्स लड़ने में आसानी हो। इसके अलावा कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी थी जिसमें वो लोग ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते थे कि उनके हेल्थ अच्छे रहे, क्योंकि आज के समय में बेटा हमें कुछ होता है तो डॉक्टर्स आर अवेलेबल है ना, गुड हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल, गुड क्लिनिक्स आर अवेलेबल, good medicines are available. लेकिन at that time around 4000-5000 years ago
क्या ये चीजें सारी अवेलेबल थी? नहीं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। इसलिए अगर कोई बीमारी होती थी तो उसका इतना आसानी से इलाज ढूंढ पाना उस समय पर संभव नहीं था। तो वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ एक और खास बात ये थी बच्चों वहां पर कि वो लोग ईश्वर से पुत्र की कामना करते थे। बच्चों की अभिलाषा तो सभी पेरेंट्स करते हैं कि उन्हें बच्चे हों, लेकिन बच्चों में भी लड़का या लड़की, तो ऐसा बताया गया है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं वो बॉय चाइल्ड के लिए ज्यादा थी। अब बॉय चाइल्ड ही क्यों? क्योंकि बेटा भारत में हमेशा से पैट्रियार्की सोसाइटी रही है ना। पैट्रियार्की सोसाइटी का मतलब होता है जहां पर पुरुष को, है ना, आदमी को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ना, बनिस्बत महिलाओं के, फीमेल्स के या गर्ल के। तो पैट्रियार्की सोसाइटी मतलब पुरुष प्रधान समाज भारत में हमेशा से रहा है। तो ये चीज उस समय से चलती हुई आ रही है कि वो प्रार्थना में भी जब बच्चे मांगते थे, बच्चों की इच्छा जाहिर करते थे कि हमें बच्चे होने चाहिए, तो उसमें भी पुत्र ही होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए। इस तरह की वो रिक्वेस्ट ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में किया करते थे। इसके बाद सेकंड पॉइंट आ रहा है, हॉर्सेस आर टाइड टू चैरियट्स। चैरियट्स यानी कि रथ। तो हॉर्सेस को उन रथों में बांधा जाता था और जिसके द्वारा वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकते थे। और चैरियट्स का इस्तेमाल युद्ध वगैरह में यानी कि वॉर में, बैटल्स में भी किया जाता था। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई बैटल्स वर फॉट? बैटल्स उस समय पर क्यों लड़े जाते थे? तो जाहिर सी बात है कि बेटा कोई भी वैल्यूएबल चीज होती है यानी कि कीमती चीज होती है, तो उसे ऑक्यूपाई करने के लिए यानी कि हथियाने के लिए, कैप्चर करने के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, आज भी और उस समय पर भी। बस रीजंस अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि हो सकता है आज युद्ध लड़ने के लिए रीजंस अलग हों और उस समय पर कुछ और रीजंस रहे हों। उस समय के क्या रीजंस थे? व्हाई बैटल्स वर फॉट एट द टाइम व्हेन ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड? उसका आंसर है बैटल्स आर फॉट फॉर फर्स्ट कैटल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैटल्स आर कंसीडर्ड एज वेल्थ प्रॉपर्टी। जिसके पास सबसे ज्यादा कैटल्स वो सबसे ज्यादा अमीर। तो कैटल्स को ऑक्यूपाई करने के लिए युद्ध लड़े जाते थे। दूसरा लैंड यानी कि जमीन। हर किंगडम, हर राजा ये चाहता था कि उसकी सीमाएं बढ़े, उसकी बाउंड्रीज बढ़े, उसकी किंगडम और बढ़े। किंगडम से वो एम्पायर और एम्पायर से डायनेस्टी पर जाए। तो इसलिए उसे क्या करना होगा? अपनी किंगडम को और बढ़ाने के लिए, अपनी एम्पायर को और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? जो दूसरे देशों की जमीनें हैं उसे भी अपने देश में मिलाना होगा। और कोई आसानी से तो ये चीज देगा नहीं आपको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? युद्ध लड़ना पड़ेगा, बैटल्स पर जाना पड़ेगा। तीसरा वाटर के लिए। अब एट दैट टाइम वाटर फैसिलिटी वाज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग। आज हमें अगर पानी की जरूरत होती है तो हम नल खोलते हैं, पानी आ जाता है, बहुत आसान सी बात है। टैंक्स आर अवेलेबल, टंकीज आर अवेलेबल, जहां पर हम पानी को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उस समय पर वाटर नेचुरल स्टोरेज वाली चीजें हुआ करती थी, है ना, जैसे वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स यानी कि झीलें, रिवर्स, नदियां, इन्हीं में नेचुरल तरीके से वाटर अवेलेबल रहता था। तो अगर कहीं पर वर्षा कम हुई है तो वहां पर सूखा होगा, पानी नहीं होगा। कैटल्स को कहां से पानी पिलाएंगे? एग्रीकल्चर कहां से करेंगे? हम कहां से पानी पिएंगे? मनुष्य को भी तो पानी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। तो उन वाटर बॉडीज को ऑक्यूपाई करने के लिए, उन रिवर्स को, उन लेक्स को, उन पॉन्ड्स को ऑक्यूपाई करने के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। यानी कि पानी के लिए भी इतने हजारों साल पहले युद्ध होता था। और हो सकता है कि आने वाले समय में युद्ध पानी के लिए भी हो, क्योंकि जिस तरह से हम पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, हार्डली 1% पानी जो प्योर वाटर है, जो ड्रिंकिंग पर्पस के काम में आ सकता है, वही हमारी धरती पर बचा हुआ है। इसलिए बार बार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की जाती है और आम जनता से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि पानी का वेस्टेज कम से कम करें।
एक एक बूंद कीमती है पानी। लास्ट रीजन टू कैप्चर पीपल। अब जब भी बच्चों हम दूसरे की लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, जमीन को हथियाएंगे, उस जमीन पर काम कौन करेगा? अगर हम एग्रीकल्चर करना चाहेंगे तो एग्रीकल्चर करेगा कौन? तो उसके लिए लोगों को उस किंगडम से पकड़कर लाया जाता था जिस किंगडम पर वो अटैक किया करते थे। तो जो किंगडम हार जाता था, उस किंगडम के, उस एम्पायर के सभी लोगों को कैप्चर कर लिया जाता था, यानी कि बंदी बना लिया जाता था। एंड दे वर ट्रीटेड एज सर्वेंट्स, दास, गुलाम बनाकर लाया जाता था और फिर उन जमीनों पर काम किया जाता था। एक और पॉइंट आ रहा है बच्चों, अब इसको बारी बारी से हम देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट आ रहा है बेटा इसमें, लूटेड वेल्थ। यानी कि जब भी वो बैटल्स पर जाते थे तो वहां से खूब सारी, वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बेशकीमती चीजें, वैल्यूएबल आइटम्स लूट कर लाते थे। लूटेड वर्ड का मतलब होता है फोर्सफुली, जबरन, जबरदस्ती। जब हम किसी चीज को हथियाने की कोशिश करें तो उसे कहा जाता है लूटेड वेल्थ। तो वो जब भी बैटल्स पर जाते थे तो वहां से जो भी वैल्यूएबल आइटम्स लूट कर लाते थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, उसका बंटवारा कैसे होता था, उसे कौन रखता था, सबसे पहले कौन लेता था, बाद में किसका नंबर आता था, कौन कौन उसमें हिस्सेदार बनता था। तो उसके लिए कहा गया है कि उस लूटेड वेल्थ पर सबसे पहले अधिकार होता था लीडर्स का, यानी कि जिन्होंने उस बैटल को लीड किया है, जो उसका लीडर है, जो सेनापति है, जो राजा है, वो सबसे पहले अपना हिस्सा उस वेल्थ में से रखता था। सेकंड, प्रीस्ट। जो प्रीस्ट हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, जिन्होंने राजा की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी विजय के लिए, विन के लिए कामना की है, पूजा की है, यज्ञ किए हैं, दूसरा हिस्सा उन्हें दिया जाता था। तीसरा, जो कुछ बच जाता था, रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल, यानी कि जो बची हुई दौलत होती थी उसे उस देश की आम जनता में इक्वली बांट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इन यजनास। यजनास वर्ड का मतलब होता है बेटा यज्ञ। यज्ञ जो हवन जो हम करते हैं वो मतलब है इस वर्ड का यज्ञ या हवन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो लोग अपने साथ में लाते थे जिनका इस्तेमाल यज्ञ में, ऑफरिंग्स का मतलब होता है आहुति देना। आप लोगों ने भी काफी ज्यादा हवन या यज्ञ किए होंगे, तो हम स्वाहा करके इस तरह से आहुति देते हैं उसमें, या चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऑफरिंग्स का मतलब होता है चढ़ावा चढ़ाना। तो इन यज्ञ में ऐसी बहुत सारी बेशकीमती चीजें जो वो लूट कर लाते थे, उनसे गॉड और गॉडेस को खुश करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्लीज गॉड्स एंड गॉडेसेस, वेरियस यज्ञ आर परफॉर्म्ड इन विच ऑफरिंग्स वर मेड, यानी कि आहुति दी जाती थी, चढ़ावा चढ़ाया जाता था। और वो ऑफरिंग्स क्या होती थी? घी, यानी कि जो गाय के दूध से बनता है, ग्रेन यानी कि अनाज, एंड एनिमल्स यानी कि जानवरों की बलि भी दी जाती थी देवी और देवताओं को खुश करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए, युद्ध में विजय की रिक्वेस्ट करने के लिए, और अगर विजय मिल गई है, अगर वो जीत गए हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वर नो रेगुलर आर्मीज। आज हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया, हर नेशन की एक आर्मी होती है। हमारे नेशन की भी आर्मी है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स है ना, नेवी है,
यानी कि जल सेना, थल सेना और नभ सेना, अलग अलग तरह की सेनाएं हैं जो हमेशा हर समय तैयार रहती हैं। जब भी हमारे देश पर कोई संकट आता है, दे वर रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उन्हें परमानेंट बेसिस पर रखते हैं। उन्हें और कोई काम नहीं करना है, केवल यही काम करना है, और इसके लिए उन्हें हर महीने सैलरी दी जाती है। ये आज का टाइम है, लेकिन उस समय की अगर बात की जाए, ऋग्वेदा के समय की, देयर वर नो रेगुलर आर्मीज, यानी कि कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी कि जब बोला तब तैयार हो गए, क्योंकि उस समय पर युद्ध लड़ने वाले लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती थी। तो जब सैलरी नहीं मिलती है तो फिर वो दूसरे काम करते थे, क्योंकि जीवन तो चलाना है, परिवार तो चलाना है। तो परिवार कैसे चलाएंगे, उसके लिए उन्हें दूसरा काम करना पड़ेगा। और सैलरी क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उस टाइम पर सैलरी देने के लिए क्या चाहिए बेटा? पैसा। और पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है। अपनी इनकम का, आज हम भी अपनी इनकम का एक डेफिनेट परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनकम टैक्स वगैरह के फॉर्म में पे करते हैं। कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है, तो ये टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट इस टैक्स से बहुत सारी चीजें करती है, अपने खर्चों को मैनेज करती है। तो उस समय पर टैक्स नहीं था, तो राजा के पास इनकम का सोर्स नहीं था। इनकम का सोर्स नहीं था तो सैलरी कहां से देंगे? इसलिए कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। बट असेंबलीज थी वहां पर। असेंबलीज का मतलब होता है ऐसी बहुत सारी सभाएं की जाती हैं। अब असेंबली वर्ड कहां सुना है? आप जब भी स्कूल में आते हैं, मॉर्निंग प्रेयर के लिए आपकी असेंबली होती है, इकट्ठा होते हैं आप सब वहां पर बैडमिंटन कोर्ट में। तो असेंबली वर्ड का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर सभी लोग आपस में इकट्ठा हो सके, बातचीत कर सके, कोई मैसेज पास ऑन किया जा सके। तो उस समय पर भी ऐसी खूब सारी असेंबलीज होती थी वेयर पीपल डिस्कस्ड, जहां पर लोग डिस्कशन किया करते थे, अपनी राय रखते थे, विचार किया करते थे। अब किस बारे में विचार विमर्श किया करते थे? रिगार्डिंग वॉर एंड पीस, कि किस तरह से युद्ध को लड़ा जाए, किस तरह से हमारे देश में शांति बनी रहे, इन बातों को लेकर डिस्कशन होता था। और अगर वॉर लड़ने के लिए जाना है तो उसी असेंबली में मौजूद लोग उनकी स्किल्स के बेस पर, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्किलफुल होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा लायक है, जिसमें वो क्षमता है लीडर बनने की, उस लीडर का चुनाव किया जाता था। यानी कि लीडर्स आर सेलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। यानी कि एक तरह से लीडर्स का सिलेक्शन कैसा था? डेमोक्रेटिक था। बात समझ रहे बेटा? डेमोक्रेटिक था, यानी कि डेमोक्रेसी, जहां पर आम लोग अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं। आज ये आपको पढ़ाया मैंने सिविक्स में, व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर में, डेमोक्रेसी, in which we elect our leaders by putting our votes। हम भी वोट डालते हैं और अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं। तो यही कंसेप्ट थोड़ा सा मिलता जुलता उस समय पर भी था, जहां पर कौन उनका बैटल को लीड करेगा, कौन युद्ध में लीड करेगा, उसका चुनाव भी आम लोग किया करते थे। बाय सिलेक्शन देम, बाय चूजिंग देम। और किस बेस पर सिलेक्शन किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पहले लीडर बनता हुआ आ रहा है उसका लड़का ही वापस से लीडर बन जाएगा, नहीं। उस समय पर काम देखा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, सिलेक्शन होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। और आज भी आपको यही सिखाते हैं कि हम किसी को वोट दें डेमोक्रेसी में, तो ये सोचकर थोड़ी ना वोट देते हैं कि ये मेरी कास्ट का है, ये मेरे रिलीजन का है, ये मेरा पड़ोसी है। नहीं, जो अच्छा काम करे उसे वोट दे। तो यही बात उस समय पर भी बताई गई है कि उस समय पर भी लोग उस लीडर को चुनते थे
जो लायक होता था, यानी कि द पर्सन हु हैज एफिशिएंट स्किल्स टू बिकम लीडर। सो बच्चों, दिस इज द टॉपिक कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। थैंक यू सो मच।